ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू द सेकेंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दो प्लेन मिरर है और दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। तो कुछ बना लेते हैं अपना। हम्म, ये रहा। चलो इस तरीके का दो हमारा मिरर है और मान के चलो ये तुम्हारा फर्स्ट मिरर है। ओके, ये मान के तुम्हारा फर्स्ट मिरर है, ये तुम्हारा सेकंड मिरर है। फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है और वो पैरेलल है किसका? सेकेंड का। फर्स्ट पे इंसिडेंट कर रहा है और पैरेलल है सेकेंड पे। तो अब देखो, ये सेकेंड से पैरेलल होते हुए आया, फर्स्ट पे इंसिडेंट हुआ, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके सेकेंड पे गया, और जब ये वापस रिफ्लेक्ट होगा तो ये फर्स्ट मिरर के पैरेलल होगा। यही कह रहा है कि अगर वो फर्स्ट मिरर पे जब वो इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम पे वो सेकेंड के पैरेलल था, वो सेकेंड के पैरेलल था। ये पहली रे। फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के इसको सेकेंड पे जाके टकराना है। तो ऑफकोर्स है, ये इधर से ही जाएगा। ठीक है, अब गया और सेकेंड पे जब ये रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल था फर्स्ट मिरर का। अब हमसे पूछा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसे जूम कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब दोनों का नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल इसका हो गया और ये नॉर्मल इसका हो गया। ठीक है, ये दोनों का नॉर्मल है। मान लेते हैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? आई होगा। एक ही वेरिएबल लेते हैं, सही रहेगा। ये आई है और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस आई। अब ये रे और ये मिरर दोनों आपस में पैरेलल है, तो बताओ ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपस में? दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस आई। और ये रे और ये मिरर दोनों क्या है? पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल, यस, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री माइनस आई। अब चूंकि ये आई है, ये आई है, ये 90 डिग्री माइनस आई है, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री माइनस आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, तो जो बचा हुआ दोनों तरफ का एंगल होता है वो भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस आई, ऐसे भी देख सकते हो, ये 90 डिग्री, ये आई है तो 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई। अब देखो, ये 90 डिग्री माइनस आई हो गया। ये एंगल, ये पीला से दिखा रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस आई, है ना? ये भी क्या होगा? 90 डिग्री माइनस आई। अब बीच में ये नॉर्मल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो हाफ जो होगा, इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस आई बाय 2। अब चूंकि ये 90 डिग्री माइनस आई है, तो ये जो तुम्हारा एंगल होगा, ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री माइनस आई है। ठीक है, अब ये हाफ एंगल और इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस आई प्लस 90 डिग्री माइनस आई बाय 2, दोनों का सम होगा 90 डिग्री। ये 90 तुम्हारा चला गया, -2i प्लस 90 डिग्री माइनस आई इक्वल टू 0, 90 डिग्री इक्वल टू 3i। तो आई हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। सबसे ज्यादा जो इसमें हम लगाए, जो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी था वो लगाए, सीधा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का लगाए, और लास्ट में हम अपना
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिए, तो यहां से हमारा आ गया आई। अब पूछा क्या है हमसे, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री माइनस आई, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60। तो ये हो गया तुम्हारा दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, सो जूम आउट कर लेते हैं। सो ए शुड बी द आंसर। 42 43, at a particular minimum value of angle of deviation the prism is under maximum deviation position, minimum deviation position, minimum or maximum deviation position, none of this, minimum value of angle of deviation the prism is under minimum value of angle। ओके, ये फालतू सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। ये है तुम्हारा ग्राफ प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पार्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जब एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो मिनिमम होगा, तो डेविएशन भी तो मिनिमम होगा। यही तो डेफिनेशन है, कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन किसे बोलते हैं, कि कितना एंगल डेविएट कर रहा है। तो जितना ज्यादा मतलब जितना कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन उतना कम होगा। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस था नहीं। 43, at a particular minimum value of angle of deviation the reflected ray becomes parallel to the base of prism, perpendicular to the base of prism, inclined 45 degree। हाँ, सबसे पहले पहले तुम्हें बताया था कि जब यहाँ पे मिनिमम डेविएशन होता है प्रिज्म में, प्रिज्म की बात कर रहा है ना, हाँ प्रिज्म की बात कर रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा और उसमें एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों आपस में बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होगा। जिस समय एंगल ऑफ सॉरी डेविएशन मिनिमम होगा उस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल होगा। अब देखो, अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो ये मान लो नॉर्मल है, नॉर्मल, ओके, ये मान के चलो नॉर्मल है और ये दूसरा नॉर्मल है। अब ये तुम्हारा रे गया यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हुआ। अब बताओ, अगर ये एंगल आई है और ये एंगल ई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर। अब यहाँ पे क्या रखोगे, आर वन मान लेते हैं इसको आर वन और इसको मान लेते हैं आर टू, तो साइन आर वन। अभी इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, एन इंटू साइन आर टू इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अब चूंकि आई और ई बराबर है तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, यहाँ पे एन बराबर है, तो उसके लिए ये दोनों का आपस में बराबर होना पड़ेगा, यानी कि साइन आर वन इक्वल टू साइन आर टू। अरे अगर आई और ई बराबर है तो साइन आई इक्वल टू साइन ई होगा, यानी ये पूरा वैल्यू इस पूरे वैल्यू के बराबर है, राइट। और यहाँ पे ये एन इसके बराबर है, तो यानी कि अगर ये पूरा वैल्यू इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये एन और ये एन आपस में बराबर है, तो बचा हुआ चीज भी तो बराबर ही होगा। अब बराबर होगा चूंकि दो एंगल है, दोनों का साइन बराबर है, तो दोनों एंगल भी बराबर होगा, तो आर वन और आर टू बराबर। ठीक है, आर वन और आर टू बराबर। अब यहां से कुछ निकालते हैं। और हम लोग पढ़ाए थे, नोट निकालना देखना, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है
वो R1 प्लस R2 के बराबर डिराइव भी किए थे। R1 प्लस R2 के बराबर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? R1 इक्वल टू A/2, और R2 भी कितना हो जाएगा? A/2। दोनों इक्वल है तो आधा आधा डिवाइड। ओके, अब ये A/2 है, ये पूरा 90 होगा, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री प्लस A/2। हम्म। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर हम तभी दे पाएंगे जब ये बात करेगा आइसोसेलेस प्रिज्म का। मतलब ये साइड और ये साइड बराबर हो, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। अगर ये ए है और ये दोनों एंगल बराबर हो, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री माइनस ए, सॉरी, हाँ, 90 डिग्री माइनस A/2। देख लेना, जैसे देखो 180 डिग्री माइनस ए, और ये दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 2, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A/2। अब इन दोनों का सम देखो तो 180 डिग्री आ रहा है, ऑफ कोर्स 180 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री माइनस A/2 प्लस 90 डिग्री प्लस A/2, दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री आएगा। तो अगर ये दो रे है, एक ट्रांसवर्सल है, सेम साइड का जो एंगल है वो अगर 180 डिग्री है, तो दोनों रे क्या होगा? पैरेलल होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो इसका आंसर होगा ए। और ये कब होगा? जब ये प्रिज्म आइसोसेलस हो। बाकी अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो नॉर्मली प्रिज्म जो होता है, जितना भी हम लोग यूज करते हैं, आइसोसेलस ही होता है। तो अगर ये आइसोसेलस नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, पर आइसोसेलस ही हम लोग कंसीडर करते हैं, इसी कारण इसका आंसर क्या होगा? ए। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एट अ पार्ट ये भी तो देख ही लिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या होगा? मिनिमम डेविएशन पोजीशन। Which of the following correctly represents the graphical variation between very small angle of incidence and reflection? Okay. तो स्नेल्स लॉ क्या था? अगर दो मीडियम में दो डिफरेंट मीडियम है, उसमें लाइट ट्रेवल कर रही है, तो वहां पे होता है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है, यहाँ से रे आई, और ये रे बहुत छोटा है, फिर यहाँ से ये आई है, ये आर है, रिफ्रैक्ट हुआ। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। एक चीज हम बताए थे, अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा जो है बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में साइन थीटा टेन थीटा ये जो है लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N1 इंटू आई इक्वल टू N2 इंटू आर। अरे साइन आई है, उसको डायरेक्टली हम किस में चेंज कर दिए? थीटा में चेंज कर दिए, क्योंकि अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो हम उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। तो यही पूछ रहा है ना, आई और आर के बीच में, तो देख लो ये लीनियर आएगा। आई इक्वल टू N2/N1 इंटू आर। अब इसका ग्राफ बनाओ, तो आई इक्वल टू, इस पूरे को कांस्टेंट मान लो, क्योंकि दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कांस्टेंट ही होगा। अगर सिर्फ आई या आर को चेंज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी ना चेंज होगा, ये कांस्टेंट होगा, यानी के इंटू आर। एक तरीके से देखो तो y इक्वल टू के एक्स, ऐसा। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, मतलब ग्राफ क्या होता है? इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर x को जीरो रखोगे तो y भी जीरो होगा, यानी ये तुम्हारा किससे पास होगा? ये तुम्हारा ओरिजिन से पास होगा। तो कुछ इस तरीके से, और ये इसका स्लोप होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है। ऑफ कोर्स डी वाला जो होगा तुम्हारा। ठीक है, मेन इसमें यही देखा था, थीटा बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा और टेन थीटा को हम लोग थीटा में चेंज कर सकते हैं, या साइन थीटा को कभी कभी थीटा टेन थीटा में। वो डिपेंड करता है हम क्या रिजल्ट लाना चाहते हैं। जो रिजल्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट लाने के लिए हम ऐसे इंटरचेंज करते हैं।
तो ये वाला चीज है, याद रखना। कभी थीटा को साइन थीटा में चेंज कर लेते हैं। जनरली टेन थीटा को, मतलब साइन थीटा रहता है तो टेन थीटा में चेंज करते हैं या थीटा में चेंज करते हैं, जो कि आसानी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस अ स्ट्रेट लाइन? एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये वाला देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू आर होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आई इज इक्वल टू आर होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, सीधा एंगल 45 डिग्री। अरे वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, वाई वन एक्स वन होगा तो वाई भी वन होगा, एक्स टू वाई टू, सिंपल। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो, जब ये आ, तुम्हारा बोला कि एंगल बहुत छोटा हो, उसी कंडीशन में सिर्फ ऐसा ग्राफ आएगा, बाकी ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। क्यों? साइन है। ठीक है, साइन है तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये दोनों कांस्टेंट हो गया, पर ये दोनों का जैसे आई को आई चेंज होगा तो साइन आई अलग तरीके से चेंज होगा, तो आई और आर का ग्राफ जो होगा वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ठीक है, तो यानी कि हम लोग इस बार आई और आर को प्लॉट नहीं कर रहे हैं। जो तीसरा वाला ऑप्शन है, इसमें हम लोग एक सेकेंड, जो तीसरा वाला ऑप्शन है, इसमें हम आई और आर को प्लॉट नहीं कर रहे हैं, बल्कि साइन आई और साइन आर को प्लॉट कर रहे हैं। तो जब भी इस तरीके से बोले तो हमारा इक्वेशन क्या है, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर। ठीक है, अब किसको प्लॉट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और आर को, तो एक्स और वाई किसको बोलेंगे, आई को। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये पिछला वाला क्वेश्चन में आई को हम लोग वाई वाई एक्सिस पे कर रहे हैं और आर को एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं। किसको इंटरचेंज किए, आर को एक्स इंटरचेंज किए। उसी तरीके से जब इस तरीके से हमको इक्वेशन बनाना होगा तो हम किसे इंटरचेंज करेंगे, जिसे हम प्लॉट कर रहे हैं। साइन आई को प्लॉट कर रहे हैं कहाँ पे, लेट एज्यूम कि वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हो गया वाई, इसको बस इंटरचेंज कर देना एन टू। साइन आर को कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। अब ये देखो y इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन एक्स, ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो यानी कि सी भी जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ए बी जो होगा तुम्हारा, ए भी स्ट्रेट लाइन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और ये 90 डिग्री तक ही जाएगा। 0 डिग्री पे 0 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री पे 0 डिग्री वापस आ जाएगा रिटर्न। 90 डिग्री पे 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा करोगे मतलब 180 डिग्री का ये होता है, तो 180 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक है,